अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज हमारे प्रैक्टिकल कोर्स का ये फर्स्ट सेशन है। इसमें हम जो एक क्रिमिनल केस है और एक सिविल केस है उसके बेसिक स्केलेटन को समझने की कोशिश करेंगे। ये केसेस शुरू कैसे होते हैं, इनकी प्रोसीडिंग्स आगे कैसे बढ़ती हैं, कौन से मेजर इनमें स्टेप्स होते हैं, ये कंक्लूड कैसे होते हैं, ख़त्म कैसे होते हैं। सो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। देखें, अगर तो हमें ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो हमें अदालतों में जाके कन्फ्यूजन ही होनी है और कुछ भी नहीं होना। आप खुद नोट कर लें, आप जब कोर्ट्स में जाना शुरू करते हैं, किसी सीनियर को ज्वाइन करना शुरू करते हैं और उन सीनियर के पास बहुत सारे केसेस होते हैं, सिविल भी चल रहे होते हैं, क्रिमिनल भी चल रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे होते हैं। कोई केस इनिशियल स्टेज पे होता है, कोई प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स उसमें चल रही होती हैं, किसी में ट्रायल पे होता है, शहादतें वगैरह हो रही होती हैं। सो हम कंफ्यूज ही फिर रहे होते हैं कि ये होता क्या जा रहा है हर डिफरेंट कोर्ट में, क्योंकि डिफरेंट प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं डिफरेंट केसेस में। सो अगर तो हमारे दिमाग में ये प्रोसीजर, ये स्केलेटन होगा केसेस का, क्रिमिनल केस का और सिविल केस का, तो हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी, हमें अदालतों में आसानी हो जाएगी। जब हम सीनियर के साथ किसी केस में जाएंगे तो हमें पता होगा अच्छा ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सो चीज़ें समझनी आसान हो जाएंगी। अगर हमारे दिमाग में ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिमिनल और सिविल केसेस का नहीं होगा तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, फिर चीज़ें नहीं समझ आती। फिर इसीलिए कहते हैं कि 2 साल हो गए हैं जी, हमने चैम्बर ज्वाइन किया हुआ है, हमें तो चीज़ों का पता ही नहीं लग रहा। सो बेसिक अपना पहले आज हम जो समझना ज़रूरी है उसको करेंगे। सो ये स्टार्ट कैसे होते हैं पहले देख लेते हैं। क्रिमिनल केस को हम इन दोनों को साइड बाय साइड करेंगे कि ये स्टार्ट कैसे होते हैं केसेस और ये ख़त्म कैसे होते हैं, इनमें स्टेप्स कौन से होते हैं। क्रिमिनल केस स्टार्ट कैसे होता है, जब भी कोई, मेरी वैसे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है सो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, ऑफेंस क्या होते हैं जिनको पीपीसी ने कहा है कि अगर आप ये एक्ट्स करोगे या ये ओमिशंस करोगे तो हम आपको सज़ा देंगे। पीपीसी ने तो हमें यही कहा है ना। सो जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो ये इसकी एफआईआर रजिस्टर की जाती है। सो एफआईआर रजिस्टर की जाती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि ये जो ऑफेंस कमिट किया है ये कॉग्निजेबल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? कॉग्निजेबल। अब ये कॉग्निजेबल केस क्या होते हैं? ऐसे केसेस जिनमें पुलिस डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, बंदों के अरेस्ट कर सकती है, उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। सो एफआईआर हमेशा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की ही रिपोर्ट लिखी जाएगी। अच्छा, ये एफआईआर जो होती है इसको एफआईआर केस भी कहते हैं, इसको चालान के केस भी कहते हैं, इसको स्टेट केस भी कहते हैं। सो ये एफआईआर को चालान केस और स्टेट केस भी कहते हैं। जब भी ये वर्ड्स प्रैक्टिस में बोले जाते हैं तो हमें समझ आनी चाहिए कि यस एफआईआर रजिस्टर हुई है इस केस में, इसीलिए इसको स्टेट केस या चालान केस कह रहे हैं। फिर आ जाए, अगर तो इनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती इस ऑफेंस की, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर इसकी कंप्लेंट होगी। ये कंप्लेंट केस होगा। ये कहाँ पे रजिस्टर है? ये सेक्शन है 200 सीआरपीसी, ठीक है, उसके तहत ये कंप्लेंट फाइल होती है। यहाँ पे एफआईआर कौन से सेक्शन में? 154 सीआरपीसी। अच्छा, बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास सीआरपीसी में एक चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 14। मैं कहता हूँ कि ये सीआरपीसी का दिल है, ये चैप्टर नंबर 14। यहाँ पे एफआईआर से लेके पूरी इन्वेस्टिगेशन तक का, रिमांड तक का, ये सब कुछ इस चैप्टर में आपको मिलेगा। सो अगर अच्छी क्रिमिनल वकालत करनी है, अच्छा वकील बनना है क्रिमिनल साइड का, तो ये चैप्टर 14 को पढ़ना शुरू कर दो। सो चैप्टर 14 यहाँ पे जो सेक्शन 200 से सेक्शन 203 तक है वो कंप्लेंट केस से बताए गए हैं। सो एक क्रिमिनल केस 2 तरीके से चलेगा। ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा
तो एफआईआर होगी, चालान केस होगा। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो उसकी कंप्लेंट होती है। अच्छा, ये कंप्लेंट डायरेक्ट भी फ़ाइल की जा सकती है। एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही, आप डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हो। एफआईआर रजिस्टर हो गई है, आपका केस चल रहा है, लेकिन उसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही। पुलिस वाले समटाइम्स होता है ना कि मिल जाते हैं पार्टीज़ के साथ, सो उस वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में भी 2 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, केस चल रहा है, आप फिर भी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 200। सो ये अभी तक के लिए समझने के लिए ज़रूरी ये है कि एक क्रिमिनल केस 2 तरीके से स्टार्ट होगा, थ्रू एन एफआईआर या एक थ्रू अ प्राइवेट कंप्लेंट। ये इस तरह से चलते हैं। अच्छा, अब एफआईआर रजिस्टर हो गई, हम ये मान के चल रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन, जिसको तफ्तीश भी कहते हैं। अच्छा, यहीं पे साथ साथ अब आगे भी चलते रहे। एफआईआर रजिस्टर हो गई तो जो मुल्ज़िम होगा वो फौरी उसकी प्री अरेस्ट बेल मूव कर सकता है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी। तो ये किस स्टेज पे दर्ज की जा सकती है, जैसे ही एफआईआर लॉन्च होगी प्री अरेस्ट बेल मूव की जा सकती है। अच्छा, अब इसमें भी एक तो ये जो प्री अरेस्ट बेल है, यहाँ पे ये सेशन कोर्ट में हमेशा फ़ाइल होनी है, प्री अरेस्ट बेल सेशन कोर्ट में। अच्छा, इसमें एक और भी प्री अरेस्ट बेल का एक पार्ट आप कह लें, एक हिफाजती ज़मानत भी होती है। देखें, जो प्री अरेस्ट बेल मूव की जाएगी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी, ये जैसे ही एफआईआर लॉन्च हुई, आप जो कंसर्न्ड सेशन कोर्ट है, अब वहाँ पे चले जाते हैं कि मुझे जी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी दी जाए। लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं मुल्तान में हूँ और मेरे पे एक एफआईआर हो जाती है लाहौर में। अब इस सिचुएशन में मैं अगर लाहौर की उस मुतल्लिका सेशन कोर्ट में जाके प्री अरेस्ट बेल फाइल करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये डर है कि उससे पहले ही मैंने अरेस्ट हो जाना है। तो उसके लिए फिर मैं जो जहाँ पे मौजूद हूँ, जैसे मुल्तान में मौजूद हूँ और लाहौर में एफआईआर हुई है, तो मैं मुल्तान की हाई कोर्ट में जाऊँगा और जाके मैं कहूँगा कि जी मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए कि जब तक मैं उस मुतल्लिका लाहौर वाली सेशन कोर्ट में अपनी प्री अरेस्ट बेल मूव ना कर लूँ, तब तक मुझे अरेस्ट ना किया जाए। सो ये 2 चीज़ें आ गई। एक तो प्री अरेस्ट बेल स्ट्रेट वे मुतल्लिका सेशन के जज के पास आपने फ़ाइल कर देनी है, हमेशा सेशन कोर्ट में फ़ाइल होगी। लेकिन अगर आपने हिफाजती ज़मानत फ़ाइल करनी है तो ये हाई कोर्ट में फ़ाइल होगी और फ़ाइल की जाएगी उस सेशन कोर्ट मुतल्लिका में अपनी प्री अरेस्ट बेल फ़ाइल करने तक के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते, 10 दिन, 7 दिन, 4 दिन इस तरह दी जाती है। सो ये प्री अरेस्ट बेल मैंने यहीं पे कवर कर दी। एफआईआर रजिस्टर हुई तो साथ ही प्री अरेस्ट बेल मूव की जा सकती है। अच्छा, एफआईआर रजिस्टर होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। अब पुलिस ने क्या तफ्तीश करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती क्या है बेसिकली, पुलिस ने शहादतें, शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, वो जो एक आईओ, ये वर्ड बहुत आप सुनेंगे प्रैक्टिस में, आईओ, ये तफ्तीशी होता है, जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं, तफ्तीशी। ये तफ्तीश कर रहा होता है हर एक जिसको ये केस के रिलेटेड कहा जाता है कि आप इसकी तफ्तीश करो। ये आईओ ने क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेशन में ऑब्वियसली इसने मौके पे जाना होता है, फिर इसने गवाहों के बयानात अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी ये रिकॉर्ड करने होते हैं। फिर अगर लड़ाई मारकुटी बरामदगियाँ जितनी भी हैं वो इसने करनी होती हैं, कोई डंडा, सोटा, गन,
फिर उसके बाद चीज़ें वगैरह जो भी रिकवर की हैं उनको उनके फोरेंसिक के लिए भेजना। सो कहने का मेरा मतलब है कि ये आईओ तफ्तीशी एफआईआर रजिस्टर होने के बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर को एज तफ्तीशी आईओ वो केस भेजा जाता है, आप इसकी तफ्तीश शुरू करो। ये मौके पे जाता है, गवाहों के बयानात लेता है, बरामदगियाँ करता है, चीज़ों को फोरेंसिक के लिए भेजता है, ये सारे काम इसने करने होते हैं। और इसके बाद फिर इसने जब ये सारा कुछ हो गया, तफ्तीश कंप्लीट इसने कर ली, तो इसने चालान जमा करवाना होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चालान तक तो हम आ गए हैं तफ्तीश कंप्लीट होने के बाद, लेकिन फॉर इंस्टेंस अभी तक तो हमने किया है कि अगर तो बंदा अरेस्ट ना हुआ हो एफआईआर होने के बाद तो वो प्री अरेस्ट बेल फाइल कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं ऐड कर दूँ, एफआईआर रजिस्टर हो गई है लेकिन साथ ही जो मुल्ज़िम था वो अरेस्ट हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, एफआईआर रजिस्टर हुई, ये तफ्तीशी साहब ने जाके मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही ये गिरफ़्तार होगा पुलिस इसको 24 घंटे के बाद विद इन 24 आवर्स पुलिस ने इसको अंडर सेक्शन 167 मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ठीक है, जैसे ही मुल्ज़िम अरेस्ट होगा विद इन 24 आवर्स, ये अंडर सेक्शन 167 पुलिस ने उस मुल्ज़िम को जिसको अरेस्ट किया है उसको जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश करेंगे और वहाँ पे जाके उस मजिस्ट्रेट को बताएंगे कि जी हमने इससे ये कुछ तफ्तीश कर ली है लेकिन हमारी तफ्तीश कंप्लीट नहीं हुई, हमें इसका फर्दर रिमांड दिया जाए। हमें इसका क्या दिया जाए, रिमांड दिया जाए। पहले जब ये बंदा अरेस्ट हुआ है तो इसको कहाँ पे रखा जाएगा, थाने में। ये बात याद रखना है, अरेस्ट हुआ है तो ये पुलिस की कस्टडी में है। किसकी कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में है। और इसको कहाँ पे रखा गया है, थाने में। और इससे क्या किया जा रहा है, इससे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन 24 घंटे में जब इसको पेश किया मजिस्ट्रेट के सामने, तफ्तीश तब तक पूरी नहीं हुई। समटाइम्स ऑब्वियसली चीज़ें अगर रिकवर करवानी है, बहुत सारे काम होते हैं, उसके टेस्ट वगैरह भी समटाइम्स करवाने होते हैं अगर रेप वगैरह के केस। सो 24 घंटे के अंदर तफ्तीश पूरी नहीं हुई, मैजिस्ट्रेट के सामने ले आए और जाके फिर वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस में होता यही है कि पुलिस वाले जाके जो दरख्वास्त लिखते हैं कि जी हमें इसका 10 दिन का रिमांड दे दें, इसका हमें 7 दिन का रिमांड दे दें। लेकिन ये रिमांड मैक्सिमम, ये जो फिज़िकल रिमांड है ये मैक्सिमम 14 दिन का हो सकता है। मैक्सिमम वैसे बुक में 15 दिन लिखा हुआ है, 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड ये हो सकता है। इस 14 दिन के रिमांड को कभी भी मैजिस्ट्रेट ने वन गो में नहीं देना, वो इसको कभी 2 दिन का दे देगा, कभी 3 दिन का दे देगा। फॉर इंस्टेंस ये जो मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ था, 24 घंटे बाद इसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और पुलिस ने कहा कि हमें फ़र्दर रिमांड दो। इन्होंने 10 दिन का मांगा और मैजिस्ट्रेट ने 2 दिन का दे दिया। ये मैजिस्ट्रेट ने 2 दिन का, इन्होंने 14 दिन का मांगा, मैजिस्ट्रेट साहब ने 2 दिन का दे दिया। अब ये 2 दिन कहाँ पे रहेगा, ये मुल्ज़िम थाने में रहेगा, पुलिस की कस्टडी में रहेगा, इससे तफ्तीश की जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि ये फ़िज़िकल रिमांड का मतलब मारना कुटना है। फिर पुलिस वालों ने, वो ये मकसद नहीं है, पुलिस ने कभी भी मारना पीटना नहीं होता, ये हमारे कानून में कहीं लिखा ही नहीं है। सो ये मारना पीटना के अलावा बस उसे तफ्तीश करनी होती है। होता तो वैसे कुट कटापा ही है रिमांड में, लेकिन कानूनी तौर पे वो नहीं मार सकते। अच्छा, ये 14 दिन का कहा, 2 दिन का रिमांड दिया गया। 2 दिन के बाद उसको दोबारा फिर पुलिस वाले पेश करते हैं इसी मजिस्ट्रेट के सामने और फिर बताते हैं कि 2 दिन में उन्होंने क्या इससे तफ्तीश की,
फिर वो चाहे तो दोबारा ऑब्वियसली पुलिस कहेगी कि जी दोबारा इसका हमें रिमांड दे 7 दिन का। यहाँ पे जब दूसरी दफ़ा उसको पेश किया जाएगा तो मैजिस्ट्रेट साहब ने ऐसे रूटीन में रिमांड नहीं दे देना। मैजिस्ट्रेट साहब ने बाकायदा देखना है क्या तफ्तीश की है, अभी तक इससे कंप्लीट क्यों नहीं। अगर वो सेटिस्फाई होंगे कि यस इसका 2 दिन का और रिमांड देना चाहिए, अभी कोई इसके टेस्ट करवाने हैं, कोई फोरेंसिक वगैरह के कुछ भी कुछ रिकवरियाँ करनी है, तो अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा तो इसका फर्दर रिमांड देगा मुलजिम का। अदरवाइज़ क्या करेगा, आपने टीवी में भी कई दफ़ा सुना होगा मजिस्ट्रेट साहब ने 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पे भेज दिया। जुडिशल रिमांड नहीं तो क्या करेगा, जज साहब अगर कहते हैं कि नहीं और इसका रिमांड मैंने नहीं देना, इनफ, ये 2 दिन काफ़ी थे। देखिए अगर एक 489F का पर्चा हुआ है किसी पे, चेक किसी का बाउंस हो गया है, जज साहब ने उसका 2 दिन का, चले हम एज्यूम कर लेते हैं 2 दिन का रिमांड भी दे दिया। 2 दिन के बाद आके अगर पुलिस वाले दोबारा कहें जी हमें 2 दिन का और रिमांड दें, हमने इसे तफ्तीश करनी है, तो जज साहब ने यही कहना ना भी अब कौन सी तफ्तीश करनी है, उससे एक चेक बरामद करना था वो आप लोगों के पास है, उसका आपने बयान रिकॉर्ड करना था वो आपने कर लिया है, तो मैं आपको क्यों इसका और रिमांड दूँ। अज़ान हो गई थी इस वजह से मैंने थोड़ी सी ब्रेक की। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँचे थे कि अगर तो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसने जुडिशल रिमांड पे भेज दिया 14 दिन के लिए। अच्छा, अब ये जुडिशल रिमांड पे जब ये जाएगा मुलजिम, तो ये कहाँ पे जाएगा? पहले जब फिज़िकल रिमांड पे था तो थाने में था, जब जुडिशल रिमांड पे जाएगा तो जेल में होगा। ये डिफरेंस हमने ज़हन में रखना है। फिज़िकल रिमांड थाने में पुलिस ने तफ्तीश करनी है, जुडिशल रिमांड जेल में, थाने में नहीं होगा वो। अच्छा, जैसे ही मैजिस्ट्रेट साहब ने इस मुलजिम को जुडिशल किया, जुडिशल रिमांड पे भेज दिया, इस स्टेज पे हम इसकी पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल कर सकते हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल, ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी। देखें एक आ गई प्री अरेस्ट, वो तो FIR हुई, साथ ही हम फाइल कर सकते हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल हम तब फाइल कर सकते हैं जब वो मुलजिम जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया हो। अच्छा, अब इसमें ऐसे होता है, आप देखो, आप जब प्रैक्टिस में आओगे देखेंगे कि ये जो रिमांड होता है ना, जब 24 घंटे के बाद पेश किया है मुलजिम को, पुलिस वाले अदालत में लेके आते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, यहाँ पे बाकायदा मुलजिम का जो वकील होता है वो बहस कर सकता है। हम लोग रिमांड पे भी बहस करते हैं, तो मैं यंग लॉयर्स को बता रहा हूँ कि बेल से पहले यहाँ पे भी आपकी अर्निंग हो सकती है अगर आप रिमांड पे जाके बहस कर रहे हो। सो रिमांड का जब पहली दफ़ा पेश करना है, दूसरी दफ़ा, जितने भी दफ़ा भी रिमांड पे उसको पेश करना है, तो हमने एज़ मुलजिम के वकील वहाँ पे बहस हम कर सकते हैं जाके कि इसको जुडिशल किया जाए। समटाइम्स क्लाइंट हमारे पास आ जाते हैं, वो कहते हैं जी बंदा रिमांड पे है, उसको जुडिशल करा के उसकी ज़मानत करानी है हमने, तो हम जो ज़मानत कराएंगे उससे पहले हमें उसको जुडिशल करवाना भी होता है कि हमने जाके मजिस्ट्रेट को कहना होता है कि देखें जी अभी तक इन्होंने जितनी तफ्तीश कर ली है, फ़र्दर की ज़रूरत नहीं है, इसको जुडिशल रिमांड पे जेल भेजें, इसको फर्दर फिज़िकल रिमांड इसका ना दिया जाए। सो यहाँ पे भी हमने बहस करनी होती है जितनी दफ़ा भी रिमांड उसको के लिए लाया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस पहली दफ़ा 14 दिन का लाया, 2 दिन का मिल गया, यहाँ पे हम बहस करेंगे, फिर 2 दिन बाद उसको दोबारा प्रोड्यूस करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने, तो फिर हम दोबारा वहाँ पे जाएंगे, हम जाके कहेंगे पूरी तफ्तीश हो गई है, ये पुलिस वालों को और रिमांड ना दिया जाए। सो बेल से पहले रिमांड पे भी वैसे होती हैं कि नहीं देना, हमने मुलजिम के वकील की तरफ से कहना है। अच्छा, जैसे ही जज साहब ने उसको जुडिशल रिमांड पे जेल भेजा, उसको जुडिशल किया, फर्दर उसका रिमांड नहीं दिया, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के हवाले से बता दूँ, चूँकि मुलजिम उस वक़्त अदालत में होता है, कोर्ट में ही होता है, तो हम एक वकालतनामा पहले ही तैयार कर लेते हैं कि इसकी पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए, कि हमने अब उसकी डेफिनेटली पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करनी है, तो वकालतनामा हमारे पास साइन किया हुआ हमारा तैयार होता है, हम वहाँ पे मुलजिम से उसके साइन करवाते हैं और रीडर को भी दे देते हैं कि जज साहब के भी साइन करवा दो, क्योंकि वो उनकी कस्टडी में है। तो हमारा वकालतनामा जो हमने मुलजिम से यहाँ पे अदालत में करवाना है, तो जज साहब के साइन होना उनकी ज़रूरी में है, वो करते हैं उस पर साइन। लेकिन अगर हम यहाँ पे ना करवा सके
कोर्ट रूम में, तो फिर वो जहाँ पे जेल में होगा हम वो वकालतनामा जेल में जाके देंगे, बाहर देते होते हैं गेट पे, फिर वो वकालतनामा अंदर जाता है, उस पर साइन करवाए जाते हैं मुलजिम के, प्लस जेल की स्टैंप भी जेलर की लगती है, फिर वो वकालतनामा हमें दिया जाता है और हम आके उसको कोर्ट में यूज़ करते हैं अपनी पोस्ट रेस्ट बेल में। सो ये एक बातें थी जो प्रैक्टिकल के हिसाब से हैं। सो अब तक हमने यहाँ पे पोस्ट रेस्ट बेल तक आ गए। अच्छा, ये जो प्री रेस्ट बेल है उसके लिए मैंने क्लियरली बताया था कहाँ पे फ़ाइल करनी है, सेशन कोर्ट में। लेकिन अगर हिफाजती होगी तो पहले हम हाई कोर्ट में करेंगे, फिर हम मुतलका सेशन कोर्ट में जाएंगे, और ये हमें सेशन कोर्ट में ही फ़ाइल करनी पड़ती है प्री रेस्ट बेल। उसके बाद लेकिन जहाँ पे जो पोस्ट रेस्ट बेल है इसका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या ये जिस केस की एफआईआर हुई है, फॉर इंस्टेंस सेक्शन 302 कत्ल की ये एफआईआर हुई है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या ये जो 302 का केस है ये कौन सी अदालत में चलेगा? ये चलेगा सेशन कोर्ट में। बड़ा मुकदमा है, डेथ पेनल्टी है इसकी, ये कहाँ पे चलेगा? सेशन कोर्ट में। तो हम इसकी पोस्ट रेस्ट बेल कहाँ पे फाइल कर सकते हैं? सेशन कोर्ट में। जैसे ही जुडिशल होगा तो हमने इसकी ये कत्ल के मुलजिम की पोस्ट रेस्ट बेल कहाँ पे फाइल करनी है? सेशन कोर्ट में। लेकिन अगर ये 302 का केस नहीं है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 489F का केस है, तो ये 489F जो है कोई चेक बाउंस हो जाए तो ये इसका ट्रायल कौन सी अदालत में चलता है? इसका ट्रायल मजिस्ट्रेट की अदालत में चलता है। तो हम पोस्ट रेस्ट बेल कहाँ पे फाइल करेंगे? हम मजिस्ट्रेट की अदालत में फ़ाइल करेंगे, हम सेशन कोर्ट में नहीं फ़ाइल करेंगे। ये हमें देखना पड़ेगा। अब हम ये कहाँ से हमें पता लगेगा कि इस ऑफेंस का ट्रायल सेशन में चलना है या मजिस्ट्रेट की अदालत में चलना है? देखिए, ट्रायल यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ट्रायल्स दो किस्म के होंगे, सेशन ट्रायल सेशन कोर्ट करेगी, या फिर वो होगा मैजिस्ट्रेट ट्रायल, मैजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करेगा। देखिए, एग्जांपल के लिए हमने सेक्शन 302 ये कत्ल को रखा और साथ ही 489F रखा, ये चेक बाउंस होने का। हमने मुलजिम की पोस्ट रेस्ट बेल फाइल करनी है। 302 का कत्ल का मुलजिम होगा तो उसकी ज़मानत जो है वो सेशन कोर्ट में हम फाइल करेंगे। अगर ये 489F का केस है, पोस्ट रेस्ट बेल हम कहाँ पे फाइल करेंगे? मैजिस्ट्रेट की अदालत में करेंगे। लेकिन ये हमें पता कैसे लगेगा कि ये केस ट्रायल बाय सेशन कोर्ट और बाय मैजिस्ट्रेट? हमें हमारी जो CRPC है 1898 इसके एंड पे अगर हमें देखें तो स्केड्यूल 2 एक दिया गया है, हमें उसको कंसल्ट करना पड़ता है। ये स्केड्यूल 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें, अगर तो कोई ऑफेंस किस कोर्ट ने ट्रायल करना है, सेशन ने, मैजिस्ट्रेट ने, हमें स्केड्यूल 2 बताएगा। कोई ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, हमें कौन बताएगा? ये स्केड्यूल 2 बताएगा। किसी ऑफेंस में सुलह हो सकती है पार्टीज़ के दरमियान या नहीं हो सकती, कौन बताएगा? स्केड्यूल 2 बताएगा। अच्छा, मैं आपको ना ये स्केड्यूल 2 अब दिखा भी देता हूँ। देखें, ये CRPC के एंड पे ये इस किस्म का एक स्केड्यूल 2 हमें बताया गया है। अब इसमें जितने भी PPC के ऑफेंसेस हैं वो सारे तरतीब के लिहाज से जितने भी हैं वो सारे एक साइड पे लिखे हुए हैं। फिर ऑफेंसेस के वो उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, वो पुलिस ने कि वेदर द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी वो कॉग्निजेबल हैं या नॉन कॉग्निजेबल है, यहाँ से पता लग रहा है। उनमें समन इशू होना है या वारंट इशू होना है, हमें यहाँ से पता लग रहा है। वो बेलेबल है या नहीं बेलेबल, वो हमें यहाँ से पता लग रहा है। कंपाउंडेबल, उनमें सुलह हो सकती है नहीं हो सकती, हमें यहाँ से पता लग रहा है। उनकी सज़ा कितनी है, और एंड वाले कॉलम नंबर 8 पे आप देख लें, लिखा हुआ है बाई व्हाट कोर्ट ट्राइबल, यानी कौन सी कोर्ट उसको ट्राई करेगी, उसको सेशन कोर्ट करेगी, उसको मैजिस्ट्रेट करेगी। सो ये स्केड्यूल 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल वकालत में। जब भी आपके पास कोई केस आ गया, कोई क्लाइंट लेके आ गया अपनी FIR के, ये देखें जी ये ऑफेंस है, हमें ज़मानत करवा दें, तो हम स्ट्रेट अवे, अगर हमें उस ऑफेंस का नहीं पता कि वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्राइबल किस कोर्ट की तरफ से, तो हम स्केड्यूल 2 को कंसल्ट करते हैं। तो ये
जिस कोर्ट से जो कोर्ट उस ऑफेंस का ट्रायल कर सकती है, उस कोर्ट में हम पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, प्री अरेस्ट बेल पहले सेशन कोर्ट में फ़ाइल करेंगे, अगर नहीं वहाँ से मिलती तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, अगर हाई कोर्ट से नहीं मिलती तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पोस्ट अरेस्ट बेल अगर ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट था तो पहले हम मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में फ़ाइल करेंगे, नहीं मिली तो हम सेशन कोर्ट में फ़ाइल करेंगे, वहाँ से भी हमें पोस्ट अरेस्ट बेल नहीं मिली तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट से भी नहीं मिली तो हम सेशन कोर्ट में जाएंगे। सो ये प्रोसीजर आ गया यहाँ से बेल्स का भी इसके साथ कवर। ये सारा कुछ एक तरफ तो ये रिमांड ख़त्म होंगे, जुडिशल होगा, तफ्तीश वगैरह साथ चल रही है। जब तफ्तीश कंप्लीट होगी तो यहाँ पे चालान जमा करवाया जाएगा कोर्ट में। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए अब ये प्राइवेट कंप्लेंट की तरफ। इसमें क्या होता है, प्राइवेट कंप्लेंट में ये होता है कि एक कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है अंडर सेक्शन 200। उसके बाद क्या होता है, जो मैजिस्ट्रेट साहब है, ये प्राइवेट कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास फ़ाइल होती है, वो क्या करते हैं, अगर इस कंप्लेंट जो प्रैक्टिस है मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ, जो मुद्दई होगा उसका बयान रिकॉर्ड करेगी, प्लस जितने भी गवाह होंगे उस मुद्दई के उनका बयान रिकॉर्ड करता है, और ये ऑन ओथ रिकॉर्ड करता है। ठीक हो गया। प्राइवेट कंप्लेंट फाइल हुई, मैजिस्ट्रेट मुद्दई और गवाहों के बयान रिकॉर्ड करता है, ऑन ओथ रिकॉर्ड करता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट ने इस नतीजे पे पहुंचना होता है कि भाई इसका ट्रायल चलाना है या नहीं चलाना, ये कोई ऑफेंस बनता है या नहीं बनता। प्रैक्टिस में यही होता है, गवाहों के बयान रिकॉर्ड होते हैं और मैजिस्ट्रेट अपना माइंड बना लेता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैजिस्ट्रेट अगर गवाहों के बयान के बाद भी उसका माइंड नहीं होता क्लियर, वो इसकी तफ्तीश भी करवा सकता है, इसकी इंक्वायरी भी करवा सकता है। इंक्वायरी वो ख़ुद भी कर सकता है या किसी और मैजिस्ट्रेट के थ्रू, किसी और पर्सन के थ्रू भी कर सकता है, या फिर पुलिस के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। सो ये दोनों ऑप्शंस उसके पास मौजूद होते हैं। यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर हुई, इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं करनी है, कोई इंक्वायरी वाला चक्कर नहीं, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है और अपना चालान सबमिट करवाना है। यहाँ पे कंप्लेंट फाइल हुआ, जो प्रैक्टिस में है, मुद्दई के और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं ऑन ओथ, उसके बाद डिसाइड करना है। लेकिन अगर वो चाहे तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है, ये मैजिस्ट्रेट की सवाबदेत पे होता है। उसके बाद प्रोसेस समन होता है, प्रोसेस इशू होते हैं। इसमें समन इशू होंगे या अगर वारंट केस है तो वारंट इशू होंगे, ये बात की बात है। लेकिन ये इस तरह चलता है यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे चालान जब सबमिट हो गया तो उसके बाद क्या होना है, एफआईआर केस में जो कॉपीज़ हैं चालान की और उसके साथ जितने भी दस्तावेज़ात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी गवाहियाँ हैं 161 की, वो सारी कॉपीज़ किसको दी जाती हैं, मुल्ज़िम को दी जाती हैं। और उसके बाद अगली स्टेज आती है किसकी, चार्ज की। इसको उर्दू में फ़र्द जुर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो गया कि यस ये ऑफेंस हुआ है, इसका ट्रायल होना चाहिए, तो या तो वो समन इशू कर देगा मुल्ज़िमों को या फिर उनको वारंट देगा। वारंट बेलेबल वारंट होंगे, नॉन बेलेबल वारंट होंगे। वहाँ पे क्या करेंगे आके मुल्ज़िम, या तो वैसे प्रैक्टिस में यही होता है, वो आते हैं अपने मचलके जमा करवाते हैं, यानी अपने श्योरिटी बॉन्ड्स देते हैं, ज़मानत हो जाती है उनके। ये एक वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुनोगे प्रैक्टिस में, मचलके जमा करवाओ, इसका मतलब होता है श्योरिटी बॉन्ड। सो यहाँ पे इनमें कंप्लेंट केस में ज़मानत कैंसल कुंसल नहीं होती। जैसे ही उनको बुलाया जाता है मजिस्ट्रेट की तरफ से, वो श्योरिटी बॉन्ड अपने देते हैं, कोर्ट उनको खुद ही कहती है मचलके जमा करवाओ। ठीक है, उसके बाद फिर उनको भी ये सारी दस्तावेज़ात, जितना भी कंप्लेंट है, जो कंप्लेंट को उर्दू में कहते हैं इस्तगासा,
और प्लस जितनी भी गवाहों के बयानात होते हैं, जितने भी प्लस दूसरी दस्तावेज़ात होती हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाई गई है, वॉटेवर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उस मुल्ज़िम को दे दिए जाते हैं। उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होता है, यहाँ पे भी फर्द जुर्म लगाई जाती है। यहाँ पे हम पहुँच गए चार्ज पे, दोनों तरीक़ों से हम पहुँच गए। देखें यहाँ पे एफआईआर हुई, तफ्तीश हुई, चालान जमा हुआ, दस्तावेज़ात दी गई और फर्द जुर्म लग गया। यहाँ पे कंप्लेंट फाइल हुई, उसके बाद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए, अगर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी वगैरह करवानी है वो करवाई, उसके बाद बुला लिया उन मुल्ज़िमों को, वो अपने श्योरिटी बॉन्ड देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, उनको जितने भी दस्तावेज़ात हैं वो सारे दे दिए जाएंगे, उनकी कॉपीज़ दे दी जाएंगी और फिर उन पे भी चार्ज और फर्द जुर्म लगेगा। उसके बाद का प्रोसीजर सेम हो जाता है इनका। ये चार्ज तक हम पहुंच गए हैं क्रिमिनल साइड पे। अब इसके साथ आते हैं सिविल केस में कि वो शुरू कैसे होता है, वो उसमें यहाँ तक इनको हम साइड बाय साइड ही लेके चल रहे हैं। देखिए सिविल केस ये एफआईआर वगैरह से स्टार्ट नहीं होता, ये होगा एक दावे से जिसको हम प्लेंट कहते हैं। प्लेंट दावा इससे स्टार्ट होगा। जो ये दावा दायर करता है उसको हम प्लेंटिफ कहते हैं, उर्दू में हम उसको कहते हैं मुद्दई, ठीक है, प्लेंट में। और जिसके अगेंस्ट ये केस फाइल किया जा रहा है उसको हम डिफेंडेंट कहते हैं, उर्दू में इसको मुद्दा अलैह कहते हैं। ये हमें याद रखना है। देखिए जो क्रिमिनल केस होगा वहाँ पे जिस मुद्दई है, जिसने वो केस फाइल किया है, उसको हम कहते हैं मुद्दई या मुस्तगीस, और अगर इंग्लिश में आए तो इसको हम कंप्लेनेंट कहते हैं। यहाँ पे और जिसके अगेंस्ट किया जाता है उसको मुल्ज़िम कहते हैं, एक्यूज्ड। ठीक हो गया। यहाँ पे मुद्दई, मुस्तगीस, एक्यूज्ड, यहाँ पे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ये दावा दायर करेंगे। अच्छा दावा दायर कर दिया, उसके बाद अगली क्या स्टेज, देखें यहाँ पे जब क्रिमिनल केस फाइल होगा तो ऑब्वियसली पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, तो मुल्ज़िम को पता लग ही गया कि भाई मेरे अगेंस्ट एफआईआर वगैरह रजिस्टर हो गई है। यहाँ पे ये दावा एक कोर्ट में जाके एक मुद्दई ने फाइल कर दिया है, मुल्ज़िम को कैसे मुद्दा अलैह को कैसे पता लगेगा मेरे अगेंस्ट एक दावा दायर हो गया, तो उसको बताने के लिए यहाँ पे फिर उसकी तलबी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके लिए समन नोटिस इशू किए जाते हैं, वो नहीं आ रहा, अखबार इश्तिहार वगैरह आता है, यानी उसको बताने के लिए कि आपके अगेंस्ट एक दावा दायर हो गया है, उसको बुलाने के लिए तलबी का सारा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा अगर तो वो ये जो डिफेंडेंट है अगर तो ये कोर्ट में आ गया है तो फिर क्या होगा, ये आके अपना जवाब दावा जमा करवाएगा। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिटन स्टेटमेंट। ठीक हो गया। लेकिन अगर ये डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आता, तलबी का पूरा प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया है, अखबार इश्तिहार तक भी हो गया है, ये डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आया, तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट इसको एक्स पार्टी कर दिया जाएगा, जिसको उर्दू में कहते हैं यक तरफा। ठीक है, एक्स पार्टी करके वन साइडेड ये जो प्लेंटिफ है इसकी सिर्फ जो शहादतें गवाहियाँ होंगी वो रिकॉर्ड करके एक्स पार्टी क्या कर दी जाएगी, डिक्री दे दी जाएगी। अगर तो आ गया तो रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाएगा, केस आगे चलेगा। अगर नहीं आता तो एक्स पार्टी कर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी सिर्फ मुद्दई को सुन के फैसला दे दिया जाएगा, जजमेंट पास कर दी जाएगी। अच्छा ये आ गया, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, उसका रिटर्न स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे जिस तरह इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही थी ना क्रिमिनल केस में, सिविल केस में भी काइंड ऑफ इसी किस्म की सिचुएशन आती है। दावा आ गया, जवाब दावा आ गया, उसके बाद फिर जो प्रोसीजर में लिखा हुआ है वो काफ़ी कुछ है। ऑर्डर 12/13
उसमें डाला हुआ है 10, 11, 12, 13। अब इसमें क्या होता है, इंटेरोगेटरीज होती हैं, प्लस डिस्कवरीज आ जाती हैं, फिर एडमिशन्स वगैरह आ जाते हैं, फिर उसके अलावा एडमिशन्स आ गए। सो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोर्ट कर सकती है। यहाँ पे भी काइंड ऑफ आप कह सकते हैं सिविल केस में भी ना एक इंक्वायरी का प्रोसीजर चलता है। जब रिटन स्टेटमेंट आ जाएगा उसमें कोर्ट ने देखना होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो कोर्ट वो भी मंगवा सकती है। एडमिशन्स वगैरह को देखती है कि कौन कौन सी चीज़ों को दोनों पार्टीज़ की तरफ से एडमिट किया गया है। कोई इंटेरोगेटरीज, कोई सवालनामे भी दिए जा सकते हैं एक पार्टी की तरफ से दूसरे। सो ये काइंड ऑफ मैं इसको इंक्वायरी ही कहता हूँ। ये यहाँ पे जैसे इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश शुरू हो रही है FIR के बाद, यहाँ पे भी कोर्ट में एक काइंड ऑफ इंक्वायरी हो रही है। वैसे इसको हम अगर लीगल लैंग्वेज में कहें तो ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं। ये सारा कुछ जो भी हो रहा है इनको हम कहते हैं प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। लेकिन अगर प्रैक्टिस में जाए ना, ये कुछ नहीं होती। दावा आया, जवाब दावा आया, उसके बाद जज साहब सीधे पहुंचते हैं किस चीज़ पे, वो पहुंचते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। जिसको उर्दू में कहते हैं तनकीहात वज़ा करना। सो जैसे यहाँ पे कोर्ट पहुँच रही है फ़र्दे जुर्म पे कि मुलज़िम पे फ़र्दे जुर्म लगाया जाएगा, सिविल केस में ये इसी के एक इक्वल स्टेज है जहाँ पे कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम करती है। अच्छा, ये इश्यूज़ का मतलब क्या है, इश्यूज़ कौन से फ्रेम होते हैं? देखिए, जो फैक्ट्स एडमिटेड हैं दोनों पार्टीज़ की तरफ से वो फारिग कर देती है। फॉर इंस्टेंस, मैंने एक दावा दायर किया कि ये घर मेरा है, ठीक है। जवाब दावा जो आया उसमें भी इस हद तक उसने एडमिट कर लिया, हाँ जी ये दावा ये घर उस्मान आबिद का है। तो जो मैंने बात की, जो फैक्ट मैं लेके आया वो दूसरे ने एडमिट कर लिया, तो बात ख़त्म होगी। क्या ज़रूरी है कि जज साहब कहे नहीं उस्मान ने कहा है कि ये घर उसका है तो मुद्दा है वो भी साबित करे, दो वो मान भी रहा है कि ये घर उस्मान का है, तो जो एडमिटेड फैक्ट्स होते हैं उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, तो कोर्ट उनको निकाल देती है। और जो रियल डिस्प्यूटिंग फैक्ट्स होते हैं बिटवीन द पार्टीज़, मुद्दई और मुद्दा अलैह के दरमियान, उनको कोर्ट फ्रेम कर देती है कि आप इन इश्यूज़ को, ये जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं इनको आप प्रूव करोगे, उन्हीं से रिलेटेड आप गवाहियाँ लेके आओगे। जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं उनको छोड़ दो। सो ये डिस्प्यूटेड फैक्ट्स बेसिकली कोर्ट की तरफ से फ्रेम किए जाते हैं जिनके अकॉर्डिंगली फिर एविडेंस आनी होती है। तो यहाँ तक दावा आया, जवाब दावा आया, अगर तो वो आ गया कोर्ट में तो ये सारी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स होंगी। उसके बाद कोर्ट ने इश्यूज़ फ्रेम करने हैं, तो कह सकते हैं आप यहाँ पे ये इक्वल हो गया है चार्ज फ्रेम के, क्रिमिनल केस के अगेंस्ट, इक्वल ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर आगे क्या प्रोसीडिंग्स चलेंगी? चार्ज फ्रेम। अच्छा, चार्ज फ्रेम होता क्या है? कोर्ट मुलजिम से ये पूछती है कि ये जो आपके अगेंस्ट इल्ज़ाम लगा है कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है, क्या आप इसको मानते हो, इसको एडमिट करते हो, इसको कन्फेस करते हो? अगर तो वो कहेगा कि यस मैं जी मानता हूँ ये मैंने ही ऑफेंस किया है, तो क्या होगा, जज साहब वहीं पे उसको सज़ा सुना देंगे। लेकिन अगर वो कहता है नहीं जी मैं बेगुनाह हूँ, जो कि 99% यही होगा, मुलजिम ने तो कहना है कि मैं बेगुनाह हूँ, तो फिर यहाँ से कोर्ट क्या कहेगी कि मैं आप पे ये चार्ज लगा रही हूँ, और साथ ही प्रोसिक्यूशन को कहेगी, मुद्दई को कहेगी कि आप अपनी एविडेंस को लेके आओ। ये स्टेज आएगी, प्रोसिक्यूशन को कहेगी कि आप अपनी एविडेंस लेके आओ। तो यहाँ से मतलब ट्रायल शुरू हो गया। देखिए, यहाँ पे एक बात और मेरे दिमाग में आई है, मैं उसको भी अभी यहाँ पे क्लियर कर दूँ। जो ये एक सिविल केस है इसमें कितनी पार्टीज़ है? दो है ना, मुद्दई प्लस मुद्दा अलैह, दो पार्टीज़ के दरमियान केस है ना। ये दोनों प्राइवेट पार्टीज़ हैं, ठीक है।
ये जो क्रिमिनल केस है ये सरकार और मुल्ज़िम इनके दरमियान है। अब सरकार कहाँ से आ गई? जब आप केसेस वहाँ पे कोर्ट्स में देखोगे आवाज़ें भी लगती हैं तो मोहम्मद अली बनाम सरकार, मोहम्मद बिलाल बनाम सरकार, ये सरकार क्यों आती है? यहाँ पे सिविल साइड पे क्यों नहीं इस किस्म की आवाज़ें लगती? यहाँ पे आवाज़ लगेगी मोहम्मद अली बनाम मोहम्मद असगर बनाम मोहम्मद सलीम। यहाँ पे सरकार नहीं होती क्योंकि ये दो प्राइवेट बंदे हैं, इनका आपस का डिस्प्यूट है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो सरकार के अगेंस्ट है क्योंकि कुछ ऐसे एक्ट हैं जो सरकार ने बता दिया है कि अगर उनको करोगे तो हम आपको सज़ा देंगे। सरकार ने सज़ा देनी है, ये सरकार के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया गया है। अच्छा, ये सरकार तो आ गई ना, स्टेट, इसको हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन। इन्होंने अपना केस साबित करना होता है। सरकार के साथ साथ यहाँ पे अटैच कौन होता है? मुद्दई या कंप्लेनेंट। एक वकील होता है इसका मुद्दई का जो प्राइवेट कंप्लेनेंट होता है, एक वकील होता है सरकारी वकील। जैसे आप देखें ADPP, DDPP, वो सारे सरकारी, अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो DPG वगैरह होते हैं। और एक होता है मुल्ज़िम का वकील। ये आप लोगों को नज़र आई थिंक आ रहा है, यस। जो क्रिमिनल केस में होगा उसमें बेसिकली 3 वकील होते हैं। एक मुल्ज़िम का वकील होता है एक साइड का, एक सरकार का वकील होता है, सरकारी वकील होता है, और एक जो प्राइवेट मुद्दई है जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस किया गया कमिट, एक उसका वकील होता है। अब कानूनी तौर पे जो ये केस है ये इस सरकारी वकील ने कंडक्ट करना होता है, इसने आगे लेके चलना होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफेंस सरकार के अगेंस्ट हुआ है। अब यहाँ पे लेकिन जो प्रैक्टिस होती है, सरकारी वकील इसमें इतना ज़्यादा नहीं, ये मुल्ज़िम का वकील और प्राइवेट जो पर्सन है मुद्दई है, इन दोनों के वकील ही आपस में लगे होते हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि क्रिमिनल केस में 3 वकील बेसिकली होंगे 3 साइडों के। लेकिन जो यहाँ पे सिविल केस है उसमें एक वकील मुद्दई का होगा, एक वकील मुद्दा लय का होगा। लेकिन हो सकता है मुद्दा लय 3 हो, वो तीनों डिफरेंट रख ले। यहाँ पे मुद्दा लय के जो डिफेंडेंट्स हैं वो 4-5 हो, हर एक ने अपना अपना रखा हो, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन बेसिक पार्टीज़ 2 ही हैं सिविल केस में। यहाँ पे पार्टीज़ तो 2 हैं, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पे मुद्दई, प्राइवेट कंप्लेनेंट वो भी अटैच होता है। बेसिकली ये दोनों साइडें होती हैं। ये एक ही साइड में 2 वकील होते हैं, एक सरकारी वकील और एक कंप्लेनेंट। ये दोनों मिल के इस मुल्ज़िम के वकील के साथ केस लड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर इनको कहा जाएगा प्रोसिक्यूशन को कि आप अपनी एविडेंस लेके आओ, शहादतें लेके आओ, ठीक है। अब यहाँ पे समझाने के लिए जो होगा स्टेट केस, वहाँ पे एक तो प्राइवेट विटनेसेस होंगे, प्राइवेट विटनेसेस। अब ये कौन से होते हैं प्राइवेट विटनेसेस? देखें, मुद्दई है, फॉर इंस्टेंस 302 का केस है, तो जो मुद्दई है जिसका कोई भाई मारा गया, कोई बेटा मारा गया, जो भी मारा गया, वो जो मुद्दई होगा वो आएगा एज गवाह। फिर जो और उसके साथ जिन बंदों ने वो वकूआ होते हुए देखा है वो आएंगे। तो ये जितने भी चश्मदीद गवाह होंगे, प्राइवेट विटनेसेस होंगे, एक कैटेगरी होगी ये। दूसरी होगी फॉर्मल विटनेसेस की। अब ये कौन से हैं फॉर्मल विटनेसेस? देखें, जो पुलिस वाले हैं, जो तफ्तीशी है, जिसने सारी तफ्तीश कंडक्ट की है, जितने भी पुलिस वाले होंगे, डॉक्टर्स होंगे, किसी ने पोस्टमार्टम किया है, किसी ने मेडिकल किया है, तो ये सारे फॉर्मल विटनेसेस होंगे। ये किसके गवाह हैं? इस्तगासा के, प्रोसिक्यूशन के, ठीक है। ये अपनी गवाही करवाएंगे आके कोर्ट में। अब ये गवाही करवाने का मतलब, पहले ये जो गवाह होंगे सारे ये 1 बाय 1 आएंगे,
आके कोर्ट में अपना बयान देंगे कि जी मैंने ये होते देखा, मैंने ये होते देखा। कोई तफ्तीशी है तो वो आके कहेगा कि मैंने तफ्तीश में ये देखा, ये कुछ मैंने शवाहिद इकट्ठे किए हैं। जिसने एफ़आईआर रजिस्टर की है वो आएगा कि जी मैंने एफ़आईआर रजिस्टर की। यानी हर कोई आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा, जिसको हम कहते हैं चीफ़, क्या कहते हैं, चीफ़ एग्ज़ामिनेशन। ठीक है। फिर इन गवाहों पे, ये जो 1 बाई 1 आ रहे हैं, इन पे जो मुल्ज़िम साइड का वकील होगा वो जिरा करेगा। जिरा करेगा मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन, इनसे सवाल जवाब करेगा। ठीक हो गया। इस तरह 1 बाई 1 पहले चीफ़ रिकॉर्ड करवाएंगे, फिर मुल्ज़िम का वकील हर गवाह पे जिरा करता जाएगा। ये सारे प्रोसिक्यूशन के इस्तगासा के गवाह पूरे होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है, जब ये एविडेंस सारी रिकॉर्ड होगी इस्तगासा की, तो फिर क्या होगा, 342 की स्टेटमेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 342 की स्टेटमेंट। इसमें मुल्ज़िम को एक सवालनामा दिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि भाई ये जो तफ्तीश में आपके अगेंस्ट ये कुछ है, गवाहों ने आके आपके अगेंस्ट ये कुछ गवाही दी है, तो आप क्या कहते हो। हर एक चीज़ से रिलेटेड एक सवाल बना के दिया जाता है एक्यूज़ को कि आप इनके जवाब दो। ये 342 की स्टेटमेंट होती है। इसमें एक सवाल ये भी होता है कि जी कि ये आपके अगेंस्ट झूठा केस क्यों है। कोर्ट इस क्वेश्चन को बड़ा सीरियसली लेती है, इसका जवाब क्या देना है मुल्ज़िम ने। प्लस एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या आप खुद एज ए विटनेस आओगे या कोई अपने गवाह को लाओगे, कोई आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे। ये सारा कुछ 342 की स्टेटमेंट में पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो क्रिमिनल केस है ना, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, इस्तगासा पे। केस किसने साबित करना है, इस्तगासा ने साबित करना है, मुल्ज़िम ने कुछ साबित नहीं करना। यहाँ पे 99% मुल्ज़िम ये कहता है 342 की स्टेटमेंट में कि ना तो मैंने खुद एज ए विटनेस आना है, ना मैंने कोई गवाह लेके आने हैं। जो प्रोसिक्यूशन है वो खुद ही साबित करे अपना केस। इसका काम मुल्ज़िम का सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन के केस में डेंट डालने होते हैं। जो गवाह होते हैं उन पे जिरा के थ्रू इस किस्म की जिरा करनी होती है कि उसके वो फेवर की बातें कर दें, सिंपल वर्ड्स। बर्डन ऑफ प्रूफ चूँकि इस्तगासा पे होता है, इसलिए मोस्टली वो यही कहता है कि जी मैंने कोई गवाह नहीं लेके आना। फिर यहाँ पे 342 की स्टेटमेंट हुई। उसके बाद अगली स्टेज आ जाती है। देखें, अगर तो मुल्ज़िम ने कहा कि हाँ जी मैंने खुद एज ए विटनेस आना है, तो वो आएगा विटनेस बॉक्स में, वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएगा, फिर प्रोसिक्यूशन उस पे जिरा करेगी। ठीक है ना। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है, वो इनकार ही करते हैं कि जी हमने कोई गवाही नहीं देनी। उसके बाद 342 की स्टेटमेंट के बाद फाइनल बहस और फिर फैसला। फाइनल बहस क्या होती है, यानी प्रोसिक्यूशन, उसके वकील अपने पूरे केस से रिलेटेड एफआईआर से लेके गवाहों की जिरा तक, जो 342 भी आ गया, सब कुछ पूरे केस से रिलेटेड अपनी बहस करते हैं कि देखें जी हमने केस साबित कर दिया, इस मुल्ज़िम को सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ से मुल्ज़िम का वकील आता है, वो कहता है पूरे केस से रिलेटेड वो बहस करता है, जो जो बातें उसकी फेवर में होती हैं वो बताता है कि जी इनके केस में कितने फ्लॉज हैं, कितने डाउट्स हैं, इस वजह से मुझे बरी किया जाए। और उसके बाद कोर्ट ने फ़ैसला देना होता है। यहाँ पे ये होता है सेम लाइक ये जो है इस्तगासा, इसमें भी विटनेसेस शहादत होती है। शहादत में जो मुद्दई है, मैं यहाँ पे वर्ड इस्तगासा में सरकार का नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं मुद्दई का यूज़ कर रहा हूँ। जो मुद्दई है वो अपने गवाह को लेके आता है। उसके बाद फिर 342 की स्टेटमेंट होती है। पूछा जाता है मुल्ज़िम से कि आप क्या गवाही देना चाहते हो, आप गवाह लाना चाहते हो। उसके बाद वहाँ पे भी उसको क्या ज़रूरत है, उसने कुछ प्रूव ही नहीं करना, प्रूव तो सारा इस मुद्दई बेचारे ने करना है। वो कहता है जी नहीं, अगर कहता है तो वो अपने गवाह लेके आएगा, फिर उन पे जिरा वगैरह होगी। उसके बाद क्या होगा, फाइनल बहस होगी सेम लाइक, और फिर उसके बाद जज साहब क्या करेंगे, फ़ैसला सुना देंगे।
ये आ गया क्रिमिनल साइड का पूरा प्रोसेस पूरा हो गया यहाँ तक, एफआईआर से कंप्लेंट से लेके फैसले तक। यहाँ पे अब दूसरी साइड पे आ जाए, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ यहाँ तक पहुँचे थे। उसके बाद क्या होगी, शहादतें, एविडेंस शुरू हो जाएगी सिविल केस में। पहले कौन शहादतें लेके आएगा, मुद्दई, उसने सूट फाइल किया है, वो ही अपना गवाह लेके आएगा, मुद्दई खुद आएगा प्लस गवाह, ठीक है। पहले ये अपना चीफ रिकॉर्ड करवाएंगे, उसके बाद फिर मुद्दा लेकर वकील उन पे जिरा करेगा। फिर इसकी जब सारी ये ओरल एविडेंस इसको कहते हैं, ये खुद आके जो बयान वगैरह देंगे, ज़ुबानी शहादत, ठीक है। इसके साथ फिर जब ये मुद्दई ने अपने फॉर इंस्टेंस उसने 2 गवाह रखे थे, एक खुद था, तीनों की गवाही होगी, उन पे जिरा भी हो गई, तो ज़ुबानी शहादत उसकी ख़त्म होगी। उसके बाद फिर वो अपनी दस्तावेज़ी शहादत, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो लेके आएगा, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो एग्जिबिट वगैरह करवाएगा। जो क्रिमिनल केस में है, यहाँ पे मैं एक बात और साथ ही क्लियर कर दूँ, जब यहाँ पे एग्जिबिट डॉक्यूमेंट्स गवाहों की शहादत के दरमियान ही होते रहते हैं। बस मुद्दई आया, उसने दरख्वास्त दी थी, वो उस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करवाएगा। जिसने एफआईआर रजिस्टर की थी पुलिस वाले ने, वो आएगा, वो आके उसको एग्जिबिट करवाए। सो यहाँ पे साथ साथ डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होते हैं। इसमें पहले गवाहों की ज़ुबानी शहादत होती है, उसके बाद दस्तावेज़ी शहादत जमा करवाई जाती है, वो वहाँ पे एग्जिबिट करवाते हैं। उसके बाद फिर जो मुद्दल है, जो डिफेंडेंट है, वो आता है और अपने गवाहों को लाता है, वो भी पहले अपनी ज़ुबानी शहादत देता है, फिर उसके बाद दस्तावेज़ी शहादत होती है उसकी तरफ से। जब ये दोनों हो गई, उसके बाद फिर क्या होगा, देखें, दावा आया, जवाब दावा आया, इश्यूज़ फ्रेम हुए, फिर एविडेंस लेके आए दोनों साइडें अपनी, फिर उसके बाद फाइनल बहस आती है। यहाँ पे भी पहले इसमें मुद्दई कर ले या मुद्दा ले कर ले, दोनों अपनी अपनी उनके वकील फाइनल बहस करते हैं। उसके बाद क्या, फैसला आता है। अच्छा, वैसे सिविल साइड में यहाँ पे तो हमने फौरी ये सारा प्रोसीजर कर लिया ना, साल लग जाते हैं ये सिविल केस को कंक्लूड होने में। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और भी ऐड कर दूँ, देखें, जब ये एक सूट फाइल होगा ना, इसके साथ साथ ही हम जो दावा होगा उसके साथ साथ ही ऑर्डर 39 रूल 1 रूल 1-2 इसकी यानी स्टे की एप्लीकेशन भी देते होते हैं। और मोस्टली यही होता है कि जी स्टे, क्लाइंट आगे कहेगा जी स्टे ले दो, हम सूट फाइल करते हैं, उसके साथ ऑर्डर 39(1)(2) की एप्लीकेशन लगाते हैं, वो कि स्टे दिया जाए, स्टेटस को दिया जाए। सो पहले ये सारे इंटेरोगेटरीज वगैरह होने से पहले ये स्टे की एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाता है कि क्या स्टे देना है या नहीं देना। उसके बाद फिर ये आगे वाले प्रोसीजर्स होते हैं, मैं भूल गया था। सो यहाँ पे मैं बता दूँ, दावा, जवाब दावा, दावे के साथ ही हमने एप्लीकेशन लगा दी। अगर हमें इनिशियल स्टे दे भी दिया गया, पूरी स्टे, फिर जब ये मुद्दल आएगा वो भी आके इस एप्लीकेशन का जवाब देगा, दोनों बहस करेंगे और फिर डिसाइड होगा कि क्या ये स्टे देना है परमानेंटली जब तक ये सूट डिसाइड होता है या नहीं। उसके बाद फिर ये इंटेरोगेटरीज, ये सारा प्रोसीजर होता है, इश्यूज फ्रेम होते हैं, शहादतें होती हैं और फैसला आ जाता है। अच्छा, अब ये जितना कुछ भी हमने किया है मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। देखें, क्रिमिनल केस 2 तरीके से स्टार्ट होता है, एफआईआर के थ्रू, कंप्लेंट के थ्रू। एफआईआर के थ्रू अगर स्टार्ट होगा तो उसको हम चालान केस भी कहते हैं, स्टेट केस भी कहते हैं। अगर तो मुलज़म एफआईआर रजिस्टर होने के बाद गिरफ़्तार नहीं हुआ तो वो अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी फ़ाइल करेगा, सेशन कोर्ट में फ़ाइल करेगा। अगर वो गिरफ़्तार हो गया है तो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू हो जाएगी, तफ्तीशी गवाहों के बयानात वगैरह रिकॉर्ड करेगा, मौके पे जाएगा। उसके बाद ये सारी तफ्तीश करने के बाद उसने चालान जमा करवाना होता है। लेकिन अगर तो मुलज़म गिरफ़्तार हो गया तो पहले उसका रिमांड लेने के लिए उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा,
जब कोर्ट उसको जुडिशल करेगी उस स्टेज पे हम उसकी पोस्ट ट्रस्ट बेल फाइल कर सकते हैं। चालान जमा हो गया, फिर कापियाँ सबमिट करवाई जाती हैं, कॉपियाँ जो हैं उस चालान की, उन डॉक्यूमेंट्स की मुलजिम को दी जाती हैं ताकि उसको पता हो कि उसके अगेंस्ट क्या क्या कुछ एविडेंस आ चुकी है। उसके बाद उस पर चार्ज फ्रेम होता है। सो मेन स्टेजेस FIR, इन्वेस्टिगेशन, चालान, फर्दर जुर्म, उसके बाद एविडेंस आती है। पहले प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस को लेके आनी होती है, प्राइवेट विटनेसेस, फॉर्मल विटनेसेस। उसके बाद फिर मुलजिम से 342 की स्टेटमेंट में पूछा जाता है भी आपने भी कोई गवाहियाँ लानी है। अगर वो कहता है कि यस मैंने भी लानी है तो वो अपने गवाह को लेके आएगा। अगर वो कहता है कि नहीं मैंने कोई गवाह नहीं लेके आने, तो फिर फाइनल बहस होती है और फैसला आ जाता है। अब प्राइवेट कंप्लेंट में आ जाए। प्राइवेट कंप्लेंट में कंप्लेंट फाइल की गई मजिस्ट्रेट के सामने, मुद्दई का और गवाहों का बयान रिकॉर्ड करता है मजिस्ट्रेट ऑन ओथ। लेकिन अगर वो उसकी जुरिस्डिक्शन ना हो, वो कॉग्निजेंस ना ले सकता हो, फॉर इंस्टेंस ये इस्तगासा फ़ाइल किया गया, कंप्लेंट फ़ाइल की गई है अंडर सेक्शन 302 PPC कि 302 कत्ल का इस्तगासा फ़ाइल कर दिया है, तो कत्ल के इस्तगासे को ट्राई किया ही नहीं जा सकता मैजिस्ट्रेट की तरफ से, तो वो इसको भेज देगा सेशन कोर्ट में। फिर सेशन कोर्ट प्रैक्टिस में ऐसे ही होता है, वो इन गवाहों को रिकॉर्ड किए बगैर ही भेज देता होता है सेशन कोर्ट में कि भाई आपका ट्रायल आप कर सकते हो तो आप इसको आगे देख लो। एनी हो, जिस भी कोर्ट ने, अगर मैजिस्ट्रेट का खुद वो कॉग्निजेंस ले सकता हुआ तो वो गवाहों के बयान वगैरह रिकॉर्ड करता है, अदरवाइज़ सेशन कोर्ट को भेज देता है। गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने के बाद भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है इस कंप्लेंट केस में। अगर मैजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट जो ट्रायल कर रही है उनको लगता हो कि ज़रूरी है, इंक्वायरी भी की जा सकती है। इंक्वायरी मजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है या किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को भी कह सकता है या किसी थर्ड पर्सन को भी कह सकता है। इन्वेस्टिगेशन थ्रू पुलिस भी करवाई जा सकती है। यहाँ पे बेल बूल का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब ये बात ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कि जो मुलजिम होते हैं वो आके जब उनको बुलाया जाता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि यस इस केस को प्रोसीड करना चाहिए आगे, मुलजिम को कहता है कि जी आप आके अपने मुचलके जमा करवा दो, श्योरिटी बॉन्ड्स उनसे लेते हैं, उनकी ज़मानत हो जाती है। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पे भी फ़र्द जुर्म लगेगी, ये फ़र्द जुर्म लगती है। उसके बाद शहादत आती है। पहले मुद्दई अपने गवाह लेके आता है, फिर उसके बाद 342 की स्टेटमेंट, फाइनल बहस और फैसला। अब सिविल केस में आ जाए, दावा दायर किया मुद्दई ने, उसके बाद फिर तलबी वगैरह होती है, बुलाना होता है मुद्दा अलह को। अगर वो नहीं आता तो एक्स पार्टी उसके अगेंस्ट सिर्फ मुद्दई को सुन के फैसला हो जाता है। अगर वो आ जाता है तो रिटन स्टेटमेंट जमा करवाता है। दोनों को दावा और जवाब दावा को सामने रख के कोर्ट ने ये इनिशियल प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, इंक्वायरी वगैरह करनी होती हैं। उसके बाद जो रियल डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टीज़ के दरमियान उनको कोर्ट फ्रेम करती है इश्यूज़ की सूरत में। फिर पहले एविडेंस आती है किसकी, मुद्दई की, प्लेंटिफ की, वो अपने गवाहों को लाता है, फिर दस्तावेजी शहादत लेके आता है, डॉक्यूमेंट्री। उसके बाद फिर मुद्दा अलह लेके आता है इसी तरह, और फिर फाइनल बहस होती है दोनों पार्टीज़ की तरफ से और कोर्ट फैसला दे देती है। और काफ़ी बोल बोल के मेरी भी बात हो गई है। एनी हाउ जी, ये है स्ट्रक्चर एक क्रिमिनल केस का, एक सिविल केस का। जब हमने कोर्ट्स में जाना ना तो हमने परेशान नहीं होना। हमारे दरमियान, हमारे दिमाग में ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि इससे हट के कोई और प्रोसीजर है नहीं, यही चल रहे होंगे। जब हम जाते हैं ना, सीनियर्स को ज्वाइन करते हैं, तो एक मशवरा दूंगा आपको। उनके लिफाफे होते हैं, फ़ाइलें होती हैं केसेस की, आपने देखी होंगी इस तरह की। अब यहाँ पे ये लिफाफे कोई बेकार चीज़ें नहीं हैं। अगर इनको देखो तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक होता है तारीख़ पेशी, यानी कौन कौन सी डेट्स हुई हैं इस केस में, प्लस कैफियत। अब ये कैफियत में ये होता है कि क्या क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, होती रही हैं इस केस में, हर डेट पे लिखा जाता है। सो जब भी आपने किसी सीनियर को ज्वाइन करना है, इन लिफाफों को बेकार नहीं समझना। आपने जो एक ट्रायल का केस होगा या कोई बेल का केस होगा, कोई भी केस होगा, आपने उसको उठाना है, उसमें देखना है कि कौन कौन सी डेट्स पे ये दायरगी, यानी जिस डेट से वो केस शुरू हुआ ना, वहाँ से सारी प्रोसीडिंग्स हर वकील लिखता है। हम अगर इस लिफाफे को ही पढ़ लेना वहाँ पे, तो हमारे दिमाग में ये जो प्रोसीजर है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। हमें पता लग जाएगा, अच्छा ये दायर हुआ, फिर दावा आया, फिर जवाब दावा आया, फिर जवाब दावे के लिए मौके दिए जा रहे हैं, फिर तलबी चल रही है। हर एक चीज़
वो इस लिफाफे से आपको मिल जाएगी वकील साहब के। सो सीनियर्स को ज्वाइन कर लिया, कचहरियों में जाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये लिफाफों पे भी, लिफाफे की फ़ाइल अंदर डॉक्यूमेंट्स खोलने से पहले इस लिफाफे को भी हमने देखना है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमने सीनियर्स को जा रहे हैं फिर 2 साल बाद हम कहते हैं हमें आया कुछ नहीं। माने या ना माने हमारे काम क्या होते हैं। हम 12 बजे उठ के जा रहे हैं, 11 बजे उठ के जा रहे हैं तो वहाँ पे कंपेन सियासी, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये कुछ दिन होते हैं जिनमें सियासत करनी चाहिए। जो यंग लॉयर्स हैं उनको बेसिक उनका काम ये होना चाहिए कि उन्होंने वकालत सीखनी है। सुबह सुबह के टाइम आप कोर्ट्स में जाएं, आप जाके वहाँ पे ज़मानतें वगैरह सबसे पहले होती हैं, बेल्स वगैरह आर्गू होती हैं, उनको देखें। उसके बाद आती हैं शहादतें, जो एविडेंस होती है, ये चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह, उनको देखें। कोर्ट रूम में अपना टाइम दें, फिर लाइब्रेरी में अपना टाइम दें, बजाय इसके कि कैंटीन में बैठे रहें, सियासत हो रही है। ये काम ना किया करें। लिफाफा देखना है। अच्छा, कोर्ट में भी जब आप सुबह सुबह जाएंगे ना, तो हर कोर्ट के बाहर उसकी एक लिस्ट लगी होती है, आप जाके देख लें। उस लिस्ट को भी अगर देखें ना हम, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रोसीजर्स इन केसेस के क्लियर हो जाते हैं। वहाँ पे लिखा होता है तलबी, समझ आ जाती है कि ये बुलाने के लिए ये केसेस पेंडिंग है, शहादत, इब्तदाई बहस, फ़ाइनल बहस, बेल्स, स्टे। सो वो लिस्ट भी देखें तो हमारे दिमाग में बड़े से प्रोसीजर्स क्लियर होते हैं। सो कहने का मेरा मतलब ये है, जब हम अदालतों में जा रहे हैं, हमने कोर्ट्स में जाना शुरू कर दिया, डिग्री पास कर लिया, हमने लॉ गेट कर लिया, अब हम अदालतों में जाने के लिए तैयार हैं। सीनियर्स के साथ हमने उनको ज्वाइन कर लिया। हमने सीनियर्स के लिफाफे देखने हैं, प्रोसीडिंग्स को देखना है। कोर्ट रूम के बाहर जाओ, वहाँ पे लिस्ट लगी होती है, उसको देखो। अपना टाइम, अगर सीनियर के केसेस नहीं हैं या सुबह सुबह वो ख़त्म हो गए हैं, तो कोर्ट्स में टाइम दो। कोर्ट्स के बाद जो खड़ी उनकी लिस्टें लगी होती हैं, उनको देखो कि कौन कौन से केसेस हैं जिनमें शहादत होनी है, कत्ल का केस चल रहा है, रेप का केस चल रहा है, जो भी केस चल रहे हैं, सिविल केस है, उनमें किसी में शहादत है। आप रीडर के पास चले जाओ, उससे पूछो कि आज शहादतें कितने बजे होनी हैं। वो जो टाइम आपको बता देंगे कि इसमें होने के चांस है, तो इतने बजे आ जाना। सुबह सुबह आपने टाइम मिस नहीं करना। आपके अगर तो सीनियर का केस है तो उनके साथ अदालतों में जाओ, अगर उनका केस नहीं है तो भी आपने अदालतों में जाना है। खुद सुबह सुबह बेल्स पे बहस होगी, ज़मानतों में बहस होगी। शुरू के दिनों में आपकी अर्निंग कहाँ से होनी है? बेल से ही होंगी, या छोटे फैमिली केसेस आ जाएंगे, या रिमांड कुछ मिल जाएंगे। सो इनको मिस नहीं करना, अदालतों में टाइम देना है अगर आपके सीनियर के केसेस नहीं है। एनी हो जी, ये आज का पहला सेशन था प्रैक्टिकल कोर्स का। ये सारा प्रोसीजर, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस का स्केलेटन, इनका आपके दिमाग में होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।